दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपने 73 न्यूज़ चैनल पीपल बिल। 20 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब ये घोषणा की थी कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, तो लोग जो है चौंक गए थे, क्योंकि ये घोषणा अप्रत्याशित थी। उसके पहले सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर जो रुख प्रदर्शित किया था वो ये था कि वो इसके पक्ष में नहीं है। सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। वो रुख अपना प्रदर्शित करती रही थी। भले ही जो है बीच बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दे दिया हो कि सरकार को जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है पूरी ताकत से, खासतौर से राहुल गांधी, जातिगत जनगणना को जातिगत आधार पर कराने की मांग उठा रहे थे, और सरकार उस पर जो है टाल मटोल उस मामले को लेकर कर रही थी। फिर अचानक सरकार ने 20 अप्रैल को गत 20 अप्रैल को जब ये घोषणा कर दी कि नहीं, वो जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार है, तो फिर लोगों का जो है एकदम हैरत में पड़ जाना स्वाभाविक था। और इसलिए ये इसको बिहार विधानसभा के सन्निकट चुनाव से जोड़ा गया। ये माना गया कि बिहार एक तरह से उत्तर प्रदेश की तरह बिहार भी सामाजिक न्याय की एक बड़ी प्रयोगशाला रही है। तो वहाँ पर जो है पीडीओ टाइप की गोलबंदी हो सकती है भाजपा के खिलाफ। तो इसलिए इसके मद्देनज़र, और फिर वहाँ पे जब नीतीश कुमार बीच में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर और कांग्रेस और लालू के साथ में हो गए थे, तो फिर उस समय पे उन्होंने एक जातिगत जनगणना तो राज्य सरकार नहीं करा सकती, लेकिन जातिगत सर्वे कराया था। और उसका जो है उसकी दुहाई तेजस्वी यादव ने जब दी थी, तो वो जो है बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। तो वो बहुत ही जो है एक तरह से उहापोह की स्थिति का वो सामना कर रही थी। तो बिहार की सामाजिक संरचना के मद्देनज़र ये अनुमान किया जा सकता है कि मौजूदा सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर रहा कि वहाँ जिस ढंग से पिछड़ों में, दलितों में चेतना है, और उसके साथ में मुसलमान भी मिल जाते हैं, तो वो वो ये मानता है, पिछड़ा और दलित जो समुदाय है, जो वहाँ का बहुतायत समुदाय है, वो ये मानता है कि जातिगत जनगणना की जो आंकड़े आएंगे वो उसके भले के लिए होंगे, क्योंकि उसके जातिगत जनगणना के जातिगत सर्वे कराने के बाद में जो नौकरियों में उनको हिस्सेदारी बढ़ाने के जो काम जो हुए थे बिहार में, तो उसके मद्देनज़र ये था कि बिहार में जो वंचितों की जो वंचित जनता थी, वो उसने ये मान लिया, उसने ये जो है उसके मन में ये पूरी तरीके से ये विचार पक्का हो गया था कि जातिगत जनगणना से उसकी बहुत भलाई होगी और उसका बहुत उद्धार होगा। इसलिए जातिगत जनगणना से अगर जो लोग वो ये पा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इसे मुकरना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी की इमेज उसके बीच में, उस वंचित समाज के बीच में जो बहुतायत में है, वो खलनायक के तौर पे बन गई थी। तो इसलिए ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी स्थितियों को भांपा, और उसके बाद में इसीलिए जब ये किया गया तो ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये तय हो चुका है। इस जातिगत जनगणना में भी माना गया था, और वैसे हर एक में माना गया कि उसकी कोई नीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई इसकी प्रतिबद्धता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जो भी घोषणाएं करती है वो चुनावी लाभ के दृष्टिगत करती है, वो राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर करती है, बाकी इसलिए कोई गहराई नहीं होती उनकी घोषणाओं में। तो ये था कि इसके पहले इसके उदाहरण भी है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे, तो उसके पहले उन्होंने किसको मुद्दा बनाया था? उसके पहले सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था भ्रष्टाचार के विरोध में। उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो समय की मनमोहन सिंह सरकार थी, वो भ्रष्टाचार में खुद डूबी हुई है, इसलिए वो भ्रष्टाचार
को कभी ख़त्म नहीं करेगी और काला धन की जो है कभी भी काला धन को बाहर नहीं लाया जा सकेगा। जिसको अगर बाहर ला दिया जाए तो जनता पे कोई नए टैक्स लगाने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, उल्टे हर मतदाता के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचने के लायक सरकार की स्थिति बन जाएगी, सरकार का खजाना भर जाएगा। ये उन्होंने एक सपना दिखाया था, लेकिन सब जानते हैं कि उसके बाद में जब चुनाव हो गए, आज इतने बरस हो गए सरकार चलाते हुए, 11 वर्ष हो चुके मोदी सरकार को, लेकिन अब तो उसने भ्रष्टाचार की चर्चा करना भी बंद कर दी, बल्कि उसने एक तरीके से अघोषित तौर पे कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि जिससे जो विकास कार्यों में जो कमीशनबाजी है उसको मान्यता मिल गई है। 70% तक कमीशन विकास कार्यों में खाया जा रहा है। नेता और अधिकारी बिल्कुल उनके पास में ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई कारू का खजाना मिल गया हो। उनकी हैसियत इस बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और वो अपनी उसमें कोई छुपाने का भी काम नहीं कर रहे। उसके पहले की जो सरकारें थी, भ्रष्टाचार उस समय भी था, लेकिन उस समय पे लोग लाज की वजह से डरे हुए थे, प्रदर्शन नहीं करते थे अपनी हैसियत का, कि अपनी रईसी का, अपने ऐश्वर्य का, अपने वैभव का प्रदर्शन करने से डरते थे। लेकिन आज तो वो पर्दा ख़त्म हो गया है। अब तो वो खुलेआम जो है वो उस ऐश्वर्य का और अपने वैभव का प्रदर्शन करते। उन्हें कोई डर नहीं है कि लोग ये पूछेंगे कि जब आपको कुल इतनी तनख्वाह मिलती है, केवल इतने भत्ते मिलते हैं, तो फिर आप जो है अरबों खरबों की आपके पास में मकान, अरबों के करोड़ों के मकान कैसे बनते जा रहे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति आपके पास में कैसी जुड़ती जा रही, इसका कोई नहीं था। तो भ्रष्टाचार का वही एक तात्कालिक एक रणनीति का एक अंग था भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, जबकि ये बहुत ज़रूरी है समाज में सुव्यवस्था के लिए, स्वशासन के लिए, कि भ्रष्टाचार को पर अधिकतम अंकुश लगाया जाए, पर अब उसकी कोई रुचि नहीं रही। इसी तरीके से बीच में मामला आया था जब विगत चुनाव में महिला आरक्षण का, देखा कि महिलाएं ये सर्वे के माध्यम से ये निष्कर्ष सामने आए थे कि महिलाएं जो है वो अब अपनी सोच से वोट देने लगी हैं और उनका जो है वो पूरा वोटिंग परसेंटेज है महिलाओं का कई जगह पुरुषों से आगे निकल जाने लगा। तो महिलाएं निर्णायक हो गई चुनावी हार जीत के मामले में। तो इसके मद्देनज़र जो पिछले लोकसभा चुनाव के करीब आते ही सरकार ने एकदम घोषणा कर दी महिला आरक्षण की, संसद में और राज्यों के विधानमंडल में महिला आरक्षण की घोषणा कर दी और उसका इस ढंग से प्रचार, मातृ वंदना और तमाम तरह की, उसमें तो ये वर्तमान सत्तारूढ़ दल बहुत माहिर है इवेंट मैनेजमेंट में, और हर एक को इवेंट एक बना देता है। तो वो बड़े इवेंट हुए जिससे महिलाओं को लुभाया जा सके, लेकिन स्पष्ट ये हो गया था, उसी समय स्पष्ट हो गया था, फिर भी महिलाएं भुलावे में आ गई थी कि महिला आरक्षण का अभी तत्काल में ये जो है लागू होने वाला नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान, महिला आरक्षण का जो कानून है वो तत्काल में लागू होने वाला नहीं है। और अब तो ये है कि उसके बाद में, चुनाव के बाद में, तो फिर ये भी स्थितियाँ दिखाई देने लगी कि अभी तो होमवर्क इसके लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क किया जाना, तो इसलिए 2029 के लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण का कोई लाभ आधी दुनिया को नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि 2034 में भी इस पर अमल ना हो सके। अब एक तीसरी आई इसी तरीके से जो एक जो ये खामखा की जो सोसेबाजी की तहत करती है, जिसमें कोई वो नहीं दिखाई देता, कोई जो है सरकार का कोई नीतिगत सोच नहीं दिखाई देता। इसका एक उदाहरण अब ये जातिगत जनगणना के रूप में सामने आया है। पहली बात तो ये है कि जनगणना 2011 के बाद से आज तक अभी तक नहीं हुई, तो 2011 के बाद में आपको 2021 में करानी चाहिए थी। 2021 में अगर कोरोना के कारण से कराया जाना संभव नहीं था, तो कोरोना के बाद में जब स्थितियाँ सामान्य हो गई थी तब भी आप हर साल तक जनगणना टालते रहे, जबकि इसके बिना जो है कोई जो नियोजन होना संभव नहीं था देश के विकास के संबंध में, लोगों की भलाई करने के संबंध में कोई के खाका तैयार नहीं हो सकता था जनगणना के जो आंकड़ों के बिना। लेकिन फिर भी
जनगणना से मुंह चुराया जाता रहा और जनगणना को टाला जाता रहा। और हालत तो ये हो गई कि इस वर्ष जो इस वित्तीय वर्ष में जो बजट पास हुआ उसमें तो जनगणना के लिए पिछले वर्ष के जो बजट निर्धारित किया गया था जनगणना का उससे भी कम हो गया था। तो ये साफ हो गया था कि इस वर्ष भी जनगणना कराने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। तो जब सरकार जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, जनगणना के ही झंझट से बचने की कोशिश कर रही थी। तो ये तो शुद्धतम कपटाचार है जो उसने जातिगत जनगणना की जो जातिगत जनगणना का जो सोचा 20 अप्रैल को अश्विनी वैष्णव ने छोड़ा था, उसमें केवल बिहार विधानसभा चुनाव में लाभ उठाने की मंशा थी। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। अब इसके बाद में आज जो है जातिगत जनगणना का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है सरकार ने। और उस कार्यक्रम में सरकार ने बताया कि इस 14 जून को तो उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना इस वर्ष नहीं होगी, अगले वर्ष भी नहीं होगी। अगले वर्ष जो कुछ पहाड़ी राज्य हैं अक्टूबर में, जिनमें उत्तराखंड है, जिनमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जिसमें लद्दाख है, इन राज्यों में जनगणना अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। मतलब जनगणना इन राज्यों में तो प्रतीकात्मक है वो जनगणना, माने 2026 में भी शुरू नहीं की जाएगी, 2027 में जनगणना जो है ये कहा गया कि 1 मार्च से विधिवत जनगणना शुरू होगी। तो अब ये जो नेक्स्ट लोकसभा का चुनाव है वो 2029 में होना है और 2027 में जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होना है। तो अब जातिगत जनगणना की जिसके लिए पहलकदमी विपक्ष ने की है, संघर्ष विपक्ष ने किया और उत्तर देश के सबसे बड़े सूबे में उसका लाभ उठाने की मतलब इतना घाघ है ये वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी कि उसका लाभ उठाने का मायाजाल उसने बुन लिया। मायाजाली उसका कहा जाएगा क्योंकि 2027 में आप जनगणना शुरू करेंगे और फिर 2029 में भी उसको कैश कराएंगे कि देखिए हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं और इस जनगणना के 2029 तक उस जनगणना का विश्लेषण हो पाएगा, उसके आंकड़े सामने आ पाएंगे। तब तक 2029 का चुनाव शुरू हो जाएगा और उन आंकड़ों के आधार पे आपको कुछ करना तो है नहीं 2029 तक। आप उन आंकड़ों के आधार पर जो बहुजन समाज है, जो बहुतायत वाली वंचित समाज की जो जनता है देश की, उसको आप ये सब विभाग दिखाने में सफल हो जाएंगे कि जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए हैं, उन आंकड़ों ने बता दिया है कि आपकी आबादी के हिसाब से आपकी जो है आपके लिए आपका सरकारी नौकरियों में अनुपात बहुत कम है, आपकी ज़मीन में हिस्सेदारी बहुत कम है, आपकी संपत्ति में हिस्सेदारी बहुत कम है, आपकी निजी व्यवसायों में हिस्सेदारी बहुत कम है, ये बता देंगे। और इस विसंगति को दूर करने के लिए इन का आंकड़ों का उपयोग करते हुए जैसे ही आप अगला चुनाव हमको जिता देंगे और जिता देने के बाद में हम जो है वो इसके इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे। तो फिर सुनहरे दिन आ जाएंगे बहुतायत समाज को। फिर बताया जाएगा कि अगर आपने इस बार जिता दिया तो हमने जातिगत जनगणना कराई है और उसके आधार पर हमारी जो आपकी उत्थान की का जो संकल्प है हमारा, उससे जाहिर है कि अगर हम जीतेंगे तो आपके सुनहरे दिन आ जाएंगे। फिर ये एक फरेब रचा गया है। सुनहरे दिन लाने के नाम में, आम लोगों के सुनहरे दिन लाने के नाम पे ये सरकार क्या करती है, ये पहले से ही बहुत इसके उदाहरण मौजूद है। पहले से लोग इसको अनुभव कर चुके हैं कि किस ढंग से सुनहरे दिन लाने का काम करती है। इसने मूल रूप से लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। ये काम कब संभव था? जब पूंजी के न्यायोचित पूंजी का विकेंद्रीकरण करती, मुनाफे का विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था बनाती, अधिकतम हाथों में मुनाफा, अधिकतम हाथों में पूंजी पहुंचती। लेकिन सरकार इन 11 सालों में सरकार ने क्या काम किया? पूंजी का केंद्रीकरण करने का काम किया है। इसमें उसके जो है इसमें संसाधनों के, पूंजी के, मालदारी के अदानी और अंबानी जैसे हिमालय खड़े हो गए। 1% जो रईस है हिंदुस्तान के, वह अधिकतम पूंजी उनके पास में है और
आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, जबकि इस बीच में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रोज़गार के साधन भी बहुत कम हो गए और जिसको कहते हैं कि वो एक तरह से न्यूनतम आवश्यकताओं का एक जो दायरा है वो भी बहुत बढ़ गया। अब तो जो है एक निम्न मध्यम वर्ग, निम्न से भी निम्न मध्यम वर्ग के लिए की जैसे आवश्यकता की चीज़ बन गई एसी। तो एसी के बिल की कल्पना कर लीजिए और एसी के खरीदने की कल्पना कर लीजिए। तो उससे एक जाहिर है कि वो एक जो न्यूनतम आवश्यकताओं का दायरा है वो ये एक उदाहरण है एसी का, ढंग से कहाँ तक बढ़ा हुआ है। तो उसके अनुपात में जो पिछली आय थी उसके अनुपात में वही आय में वृद्धि होनी चाहिए थी। और बाकी आपके अंदर बहुत ये है कि बहुत आपकी बड़ी महत्वाकांक्षा है और आप वो सपना दिखाते हैं कि दुनिया की चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, फिर हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। तो उसमें जो जीडीपी है, जो जीडीपी से मुख्य रूप से लाभान्वित केवल 1% लोग हैं, उनकी संपन्नता, उनकी सुख सुविधा को देख के आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो आम आवाम है वो विकसित राष्ट्रों के बराबर कहीं पे भी पहुंच पाया है। क्योंकि जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं जिन देशों की है वहाँ की तुलना में हमारे यहाँ तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि सुनहरे सपने लाने के नाम पर आम आदमी को के अच्छे दिन लाने के नाम पे ये सरकार जिस ढंग की नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करने की अभ्यस्त है उसमें केवल ये है कि वास्तविक रूप से तो उसकी स्थितियाँ और ज़्यादा दारुण होती जा रही हैं। उसके बदले में केवल ये है कि वही मुफ्त का अनाज देने की व्यवस्था ये करके, और ये सरकार ये आभास कराना चाहती है, सरकार इसका ढिंढोरा पीटना चाहती है कि हमने जो है उनको सुनहरे उनके लोगों के अच्छे दिन ला दिए। तो जातिगत जनगणना के आधार पर भी जिस बहुतायत समाज के बारे में ये साबित होगा कि हाँ वो जो है वो उनको पीछे बहुत ज़्यादा गलत सामाजिक व्यवस्था के कारण, गलत आर्थिक प्रबंधन के कारण उनको बहुत ज़्यादा पीछे धकेला गया है, वो बहुत ज़बरदस्त पिछड़ेपन के शिकार है। तो उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन उनके अधिकारों की पूर्ति नहीं होगी। उनके थोड़ी सी उनकी खैरात, जैसे ये गल्ला बढ़ा दिया था, जैसे मुफ्त का अनाज है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस ढंग के कुछ जो कार्यक्रम हैं, जो कुछ जो है लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप बांटे जाएंगे। और जिन अधिकारों की को मान्यता देने के लिए विपक्ष जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, वो उन अधिकारों को जो लोगों के अधिकार हैं, जो वंचित बहुतायत वंचित जनता के अधिकार है, उन अधिकारों को उनको उपलब्ध कराने के लिए वो कह रहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वो काम होना चाहिए। लेकिन वो जिस तरह की बड़े व्यवस्थावादी सोच में, मतलब वो जिस संस्कृति की बात करती है, वो संस्कृति पूरी तरह से बड़े व्यवस्थावादी सोच पर आधारित है। तो सोच के रहते हुए ऐसी उदारता, ऐसी नैतिकता मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी में कोई नहीं आ सकती। तो ये जातिगत जनगणना की अगर उसमें भ्रम जाल में फंस कर अगर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में और 2029 के आने वाले लोकसभा के चुनाव में वर्तमान सत्तारूढ़ दल का अगर जो है वो उसकी झांसी में अगर आ जाती है, तो ये वंचित जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारे वीडियो को देखा है, हम ये गुजारिश कर लेना चाहते हैं कि अगर उन्हें ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका घंटी की आकृति का बटन इसमें हम दबा दें, ताकि इस चैनल पर जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें और आप इसी तरीके के जो उत्तेजना वैचारिक उत्तेजना से भरे वीडियो हैं वो आप देख सकें। साथ ही आप जो है इस वीडियो के बारे में, आज की वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम खुद तो करें ही करें, साथ साथ में हमारा निवेदन ये है कि आप अपने
परिवार के उन लोगों को और अपने रिश्तेदारों को और अपने उन मित्रों को भी प्रेरित करें ऐसा करने के लिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।